बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 88 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में 223 अफराद की अमवात हो चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी ने चीनी स्कैंडल में वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब लॉकडाउन में मज़ीद नरमी या सख्ती करने के हवाले से कल कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला होगा। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है, अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन अवाम, क्या आप समझ रहे हैं कि जो एक गैर संजीदगी नज़र आ रही है वो हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, चूँकि हुकूमत इस मामले को सीरियस नहीं ले रही, इसलिए अवाम भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही? नहीं, अवाम तो संजीदा हैं, परेशान भी हैं कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान जो है ये तो तादाद बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 88 और ये बढ़ता ही जा रहा है। और अब 1519 अमवात, कुछ 70,000-80,000 केसेस इसके हो गए हैं और उनमें से 25,000 रिकवर हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि क्या किस तरह हुकूमत, गालिबन इमरान खान साहब कल ऐलान करेंगे कोई पॉलिसी के इजलास में। ये तो हो ही रहा है, सारा चल रहा है सिलसिला और अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन जो और दंगा फसाद हो रहा है ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें जस्टिस फाइज ईसा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हमारे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जस्टिस हैं, उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आया था उसकी समाअत 2 तारीख को हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें हुकूमत की जो नुमाइंदगी है वो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब करेंगे। मौजूदा अटॉर्नी जनरल जो हैं, नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब नहीं, उसमें हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो गालिबन उनको ये कहा गया था, पिछले ही समाअत में उन्होंने माजरत भी की थी और कहा था कि कोई कुल वक्ती वकील अगर हुकूमत करे तो बेहतर है इस केस में। तो अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, ये बात इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से तौहीन अदालत वगैरह की एप्लीकेशंस भी जा रही हैं। और ये जो हफ्ता है इसमें वो BRT का केस भी दोबारा, अदालतें फ़ाल होने जा रही हैं। हुकूमत को अपनी कानूनी टीम पे दोबारा एक दफ़ा मशवरा यही कि दोबारा एक दफ़ा नज़र डालें, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ। अच्छा, दुनिया में इस वक्त हो रहा है दंगा फसाद। ज़रा मोदी साहब को रखते हैं ना अभी एक तरफ, उनको तो यहाँ से नाक से, कानों से, यहाँ से, बालों से, हर तरफ से चीन ने पकड़ के बिठा दी एक जगह। ठीक है, और मुल्क के अंदर अफरा तफरी और सरहदों के ऊपर वो अब गुस्सा किस पे उतार रहे हैं, वो पाकिस्तान पे। ठीक है ना, कुट पड़ी है चाइना से, जिल्लत उठाई है उन्होंने चाइना से। ये मोदी की बात हो रही है और कोस रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, दूसरी तरफ जो उनके दोस्त हैं मोहतरम, जिनके सर पे चढ़ के ये सारी बकबक मोदी साहब ने लगाई हुई है पिछले चंद सालों से, और वहाँ पे मुसलमानों के साथ और सिखों के साथ और अपनी हिंदू जो उनके खिलाफ ज़रा से भी कोई बात करे तो जो इन्होंने हुलिया भी काट दिया इंडिया का, किसकी बुनियाद पे? एक इसी की तरह का मकबूतुल अल्फाज आदमी वाइट हाउस में बैठा है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं इस वक्त अमेरिका में, सड़कों पे। अमेरिका में कर्फ्यू नेशनल गार्ड्स कॉल किए उन्होंने, उसे आफाम जो जॉर्ज फ्लॉयड को उसको मारा और उसके बाद सड़कों पे और सारी रियासतों में फैल गए। ये जनाब हो रहा है वहाँ पे। आपने कहा ना अवाम मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, ये अमेरिका है। ये अगर आप तसव्वुर करें कि ये कोई मनाजिर होते किसी मशरिक़ी वस्ता के मुल्क के, इराक के, या ये होते किसी भी और मुल्क के तरक्की पर ही जिनको बर्बाद किया अमेरिका ने, उनमें से किसी एक के मनाजिर होते। ये अमेरिका है और ये डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये अमेरिका की और मुख्तलिफ रियासतों में, और ये कर्फ्यू के दौरान हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है कि हर ताकत को जवाल है और अमेरिका जो है ये अब जवाल की तरफ, एक ये नहीं कि मुल्क ख़त्म हो रहा है, रहेगा, लेकिन वो ताकत उसकी तहलील हो जाती है ना, हवा में अब तहलील हो जाती है, पावर उसकी पहले ही स्ट्रेच आउट हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि इसका जो सबसे बड़ा, एक तो इधर ये हुआ ना मोदी के साथ, दूसरा जो सबसे बड़ा असर इसका पड़ने जा रहा है, सबसे बड़ा असर अगर दुनिया में किसी खत्ते में पड़ने जा रहा है
वो पड़ने जा रहा है मशरिक़ वुस्ता में। ठीक। अच्छा, मशरिक़ वुस्ता पे मैं आपको सिर्फ बताऊं, ये मशरिक़ वुस्ता कोई लफ्ज़ नहीं है असल में, ये लफ्ज़ ही गलत है। ये जो हम कहते हैं मिडल ईस्ट, हम भी इस्तेमाल करते हैं, वह अभी भी दोबारा इस्तेमाल करें, लेकिन लफ्ज़ बुनियादी तौर पे गलत है। होता यह था कि जब वो जहाँ से जहाज़ चलते थे, बहरी जहाज़ तिजारत के लिए यूरोपियंस के, चाहे वो पुर्तगाल से हो, सबसे पहले तो पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था ना, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, जिसको वाइसरॉय बना दिया था। तो वो जो बहरी जहाज चलते थे और उसके बाद फिर डच और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारे जो चलते थे, तो बहरी जहाज रस्ते में रुकते थे एक बंदरगाह पे, सबसे पहले यूरोप के बहरी जहाज। उस बंदरगाह को वो कहते थे नियर ईस्ट, यानी वो था वो कब्रस की, साइप्रस, ठीक है, साइप्रस की, उसको नियर ईस्ट कहते थे वो। उसके बाद वो आगे चलते थे जब जहाज, तो वो यूरोप से इंडिया की तरफ आने के लिए, तो रास्ते में जब अगली बंदरगाह आती थी तो वो आती थी यमन की अदन बंदरगाह, वहां पर रुकते थे, तो कहते थे ये मिडल ईस्ट है। सही। ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो दरमियान में रुकना है, तो ये है मिडल ईस्ट। तो नियर ईस्ट हो गया, ठीक है, मिडल ईस्ट हो गया, और फिर जब आगे दाखिल हो जाते थे बहरे हिंद में, तो वो कहते थे फार ईस्ट। तो ये अल्फाज यहां से निकले हैं। अच्छा, अब इसमें ये बहुत बड़ा खित्ता है जो स्टार्ट होता है वो ऊपर पहाड़ों से, तुर्की के ऊपर के पहाड़, उसमें ईरान को भी डालें, उसमें आप अफ्रीका के आगे तक चले जाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट जो है, वो मिडिल ईस्ट में तो आप लोग अक्सर लोग समझते हैं कि मिस्र भी मिडिल ईस्ट में है। उनको नहीं पता कि मिस्र जो है वो अफ्रीका में, और उनको नहीं पता, लोगों को, बहुत से लोगों को, कि ट्यूनिस जो है वो भी अफ्रीका में। उनको नहीं पता कि मोरक्को भी अफ्रीका में, बेशुमार अरब ममालिक तो अफ्रीका में उनके अंदर है, लीबिया अफ्रीका में है। तो ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, जो कि जहां पे सल्तनत उस्मानिया थी 100 साल पहले तकरीबन, जी, यहां पे एक सल्तनत का सूरज गरूब नहीं होता था जिसका नाम था बरतानिया। और बरतानिया यहां से, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूं कि क्या बरतानिया बेहतर छोड़ के गया था खित्ता, या अमेरिका बेहतर छोड़ के जा रहा है? ये अब जरा दुनिया को देखना है, खास तौर पे जो हमारे मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट हम कहते हैं, अब इसके इसमें अगर आप ऐड कर दें, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है मीना, MENA, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। चाइना कहता है इसको, वो इसको वेस्ट की तरफ डालते हैं, क्योंकि चाइना के तो वेस्ट में है ये। अच्छा, अब मामला ये है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, इसको जरा समझना जरूरी है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में क्या होने जा रहा है। और उससे मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में हैं, और बहुत ज़्यादा इस्लामिक हिस्ट्री को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा, और ना कोई वक्त है इसको डिस्कस करने का, और ना कोई मौका है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊँ कि जो जब ये हुआ ना, हमारी जो खिलाफत है, खिलाफत का सिलसिला हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद, तो उसके बाद जो दौर शुरू होता है वो है बनु उमैया, ठीक है। और बनु उमैया जो है, उनका एक जो उनका दारुल खिलाफा है, मुख्तसर तौर पर बताओ, बनु उमैया का दारुल खिलाफा है दमिश्क। और बनु उमैया से ही वो जो इतलात आ रही हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार के साथ कोई गड़बड़ हुई है, तो वो भी बनु उमैया से, और उनको 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि उनका जो दारुल खिलाफा था वो था दमिश्क, और उनका जो झंडा जो था, जो उसका कलर था, वो था सफ़ेद, वाइट। वो वाइट कलर के साथ अपने फ्लैग्स को यूज करते थे। ठीक। बनु उमैया के बाद आ गए बनु अब्बास, हारून रशीद और ये मामून रशीद था ना, बगदाद, और इन्होंने एक नया शहर आबाद किया जिसका नाम रखा बगदाद। और बगदाद जो है वो उसका दारुल हुकूमत हो गया, उसका दारुल खिलाफा हो गया बगदाद। और ये बात बड़ी अहम है, जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो कलर था झंडे का, वो कलर जो था उनका
वो था स्याह, बनु अब्बास का, ब्लैक। अच्छा, उसके बाद जो है वो बनु अब्बास के दौर में फिर ये हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। जब उनका आखिरी दौर, बनु अब्बास का हमें पता है किस तरह से हलाकू खान आया, बगदाद तबाह हो गया वो सारा। लेकिन उससे पहले ही ये हुआ कि उनके वहाँ जो अहले तशी थे, अहले तशी के का एक जो एक ग्रुप था अहले तशी का, वो जाके मिस्र, जो मौजूदा मिस्र है, उसमें जाके वो आबाद हो गया था और उन्होंने वहाँ पर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था, जिसको कहते हैं फातमी खिलाफत। और फातमी खिलाफत का ऐलान कर दिया था और उस फातमी खिलाफत को जो है वो वहाँ पर फातमी खिलाफत का जो ख़ात्मा था, अब ये बड़ी एक, मुझे नहीं पता कहाँ तक इसमें डिटेल में जाऊँ, लेकिन फातमी खिलाफत जो थी उसको ख़त्म किया एक ऐसे शख्स ने, जो कि हमें एक तो फातमी खिलाफत का जिक्र नहीं मिलता, जैसे हमें अरब ममालिक में सल्तनत उस्मानिया का जिक्र नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि वो तुर्क थे सल्तनत उस्मानिया वाले, इसलिए हमें फातमी खिलाफत का भी अरब लिटरेचर में जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि ये अहले तशी थे, इस्माइली। और फातमी खिलाफत ये वो है जहाँ पर एक उन्होंने भी नया दारुल खिलाफा बनाया जिसका नाम रखा काहिरा, और काहिरा के अंदर भी जामे अज़हर। और फिर उनके जब वो आगे जाके उनके बेटे जो थे, उनके अगली नस्ल में जो शहजादे थे, उनके अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया और एक शहजादे से फिर जो है वो आगा खान की तरफ निकलता है सिलसिला, दूसरे जो है दाऊद बोहरा। अच्छा, लेकिन जो फातमी खिलाफत का जो खात्मा जिस शख्स ने किया, उसका जिक्र भी हमको अरब लिटरेचर में नहीं मिलता, और वो इसलिए नहीं मिलता कि वो कुर्द था, और वो जो कुर्द था वो एक तुर्क उस जमाने में, तो यानी ये अरब है ना सारे, खिलाफत है सारी, बनु उमैया, बनु अब्बास सारे, लेकिन कहीं दरमियान में तुर्क भी घूम रहे हैं, इधर उधर कार्रवाइयाँ हो रही मुख्तलिफ। तो एक और शख्स जो थे वो भी दरमियान में आए, उनका जिक्र भी नहीं मिलता हमें अरब लिटरेचर में, वो तुर्क थे। ये सल्तनत उस्मानिया से पहले का जिक्र है, और उनका नाम था नूरुद्दीन जंगी, जिनके हवाले से एक बहुत बड़ा वाक़या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको ख्वाब आया था। अब वो जो नूरुद्दीन जंगी जो कि तुर्क था, तो अरब लिटरेचर में उसका जिक्र नहीं मिलता आपको। और इसी तरह से उसके बाद उन्हीं की आर्मी में एक और शख्स था जो कि कुर्द था, उसका जिक्र भी आपको नहीं मिलता अरब लिटरेचर में, और उसने फातमी खिलाफत को ख़त्म किया। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उसका जिक्र भी नहीं मिलता अरब लिटरेचर में। तो अरब लिटरेचर जो है आपको अरब ममालिक का, उसमें आपको जो है वो फातमी दौर का कुछ जिक्र मिलता है, क्योंकि बाद में ज़ाहिर है कि इजिप्ट अरब मुल्क बन गया सारा। तो फातमी जो दौर था उनका कलर था ग्रीन, और जो हाशमी दौर, हाशमी जो वो सुर्ख। अच्छा, और इसके लिए वो वहाँ पे एक सफ़ीउद्दीन हली, एक 14वीं सदी के इराक के एक शायर थे, उन्होंने कहा कि सफ़ेद हमारे आमाल हैं, स्याह हमारी जंग है, सब्ज़ हमारे खेमे हैं, और सुर्ख हमारी तलवारें हैं। अब इस बुनियाद के ऊपर आज से 100 साल पहले जब बरतानिया ने सल्तनत उलटनी थी, सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना था, तो उन्होंने अरब कौम परस्ती को उभारने के लिए एक झंडा बनाया, और वो झंडा जो है उसमें रेड कलर जो था, मैंने पहले भी बताया आपको, जितने अरब ममालिक के झंडे हैं ना, उसमें आपको 4 रंग नजर आएंगे। आपको उसमें रेड नजर आएगा जो कि हाशमी किंगडम को रिप्रेजेंट करता है, और वो ये बात चूंकि वो शायर, इराकी शायर कह चुके हैं। उसमें आपको वाइट नजर आएगा, ठीक, जो कि मैंने पहले जिक्र कर दिया, और आपको ग्रीन नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा, रेड नजर आएगा। ये 4 रंग नजर। सफेद आपको बनु उमैया के दौर का, सब्ज आपको फातमी दौर का, सुर्ख आपको हाशमी दौर का, और इसी तरह। तो ये सारे अरब ममालिक के झंडों में आपको ये 4 रंग नजर आएंगे। ये झंडा था उस वक्त जब अरबों को सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरब रिवोल्ट हुई, और बनाने वाले भी वही थे, सर मार्क
ये लॉरेंस से पहले के हैं जिन्होंने वो स्काइप बायकॉट मुआहदा किया। अच्छा, अब उसके बाद जो है तो ये उनको ये इल्म नहीं था इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि अरब वो समझ नहीं पाए, शायद बरतानिया के वो समझ नहीं पाए कि ये जो सल्तनतें, ये मुल्क, उन्होंने मतलब उनका फार्मूला ये था कि ये अरब जो हैं ये और इजराइल वाले एक साथ रह लेंगे और ये अंदर इनके कोई मसला नहीं। आगे जाके जब रौला रप्पा पड़ा, उस वक्त सरजंग भी नहीं थी, सरजंग तो बाद में शुरू हुई सोवियत यूनियन के साथ। तो कबाइल की बुनियादों पे, कबाइल यानी उन्होंने बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे इधर उधर दाएं बाएं, इसको तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, सल्तनत तो अच्छा अरब, सारे अरब खुश। देखे ना अरबों का भी एक ख्वाब पूरा हुआ कि इतने अरसे से, यानी वो आप देखें ना कि बनु अब्बास के बाद से लेके सल्तनत उस्मानिया इतने साल रही, अब सल्तनत उस्मानिया टूट रही है। उधर से जनाब सऊदी अरब भी खड़ा है, तो उधर से आपके कुवैत भी आ गया, तो यूएई भी आ गया, तो उर्दन भी है, तो ये सारे मुल्क, सारे अरबों ने जनाब सल्तनत उस्मानिया पारे वो पीछे और अरब मुल्क आगे आ गए। अच्छा, अब अरब मुल्क आगे आ गए, बरतानिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे। और जो अरब, ये जो बरतानिया से जो आखिरी ममालिक जो निकले हैं वो 71 में गए हैं। आपको बरतानिया से 71 में जो मुल्क, जिस मुल्क ने आज़ादी हासिल की है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और 60 की दिहाई में फिर ओमान और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाते रहे। अच्छा, अब यहाँ से जाते रहे तो उसके बाद अमेरिका आ गया। ठीक। अच्छा, अमेरिका का फड्डा पड़ गया सोवियत यूनियन के साथ, और कोल्ड वॉर, जो अब आप नई कोल्ड वॉर देख रहे हैं ना, चाइना और अमेरिका की, इस कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा मैदान जो था वो मशरिक वुस्ता में पड़ा जी। अच्छा, अमेरिका पीछे हो रही, ये वही चक्कर है ना जो पिछले दिनों आप मोदी को देख रहे हैं, मोदी को मशरिक वुस्ता में जगह जगह इधर उधर गोलगप्पे, ये सारे। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं कि ये आने वाले दिनों में जबरदस्त किस तरह होने जा रहा है सारा का सारा मामला। डॉक्टर साहब, यही से शुरू करके एक क्विक ब्रेक, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं उनके अंदर अब ये दोबारा सेकंड थॉट पैदा हुई है कि एक मिनट, हम जहां देख रहे थे, जिसकी तरफ देख रहे थे, और ये अच्छा है कि अरब ममालिक ने भी पॉलिसी अपनी दुरुस्त रखी हुई है। अरब ममालिक ने भी चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल सही, प्यूटिन भी बिल्कुल मुनासिब, चाइना के साथ बिल्कुल मुनासिब। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जो दरमियान में इंडिया की एक पॉलिसी होती थी, इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, जब साथ जंग छिड़ी है ना, तो इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, पाकिस्तान का टिल्ड अमेरिका की तरफ था, ठीक है, वो सोवियत यूनियन की तरफ थे, और अरबों के अंदर भी तकसीम हो गई। अच्छा, अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर। अब मुझे बताइए ना, यमन को कौन चला रहा है, इराक को कौन हेड कर रहा है, लिबनान का क्या बनेगा, लीबिया को कौन हेड कर रहा है, ये सारे मुल्कों को कौन संभालेगा, लीड कौन करेगा वहां पे जाके मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान निकल के आ रहा है, आपके जो है वो तुर्की इमर्ज हो रहा है दोबारा। तो आप जरा वक्फा लें, ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे इस हवाले और इसको कनेक्ट करते हैं ना फिर जरा मोदी के साथ। जी ठीक हो गया नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ, कोला नेक्स्ट, द रियल नेक्स्ट लेवल कोला। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल, लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। अम्मी, कोई ऐसा जादू है जिससे मेरे बाल मजबूत हो जाए? क्यों नहीं, मेरे पास है 5 रुपए का जादू। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत। अब 5 रुपए का जादू रोजाना। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। This summer, Omo brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omo love emoji and cool emoji.
Now in freezers near you. चाहे आप हो कहीं भी, अपने बैंक के डिजिटल चैनल्स यानी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसे मुफ्त और महफूज जरिए से पूरा इख्तियार पाएं। एक क्लिक से अपने चाहने वालों को पाकिस्तान बासानी रकम भिजवाएं, जिसे वो मारूफ बैंकों के जरिए फौरी हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट पर रकम हासिल करने पर मिले हर $100 पर $200 का फ्री एयर टाइम। जब मुल्क से है प्यार, हुंडी हवाला से करें इनकार। झूम के चली महकी हवा सुरों को ओढ़ के, धूप नगर में सजने लगी है महकी वादियां। बर्फ तले है उजले पहाड़ों का दिलकश समा, रंग सारे 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 सौंधी सौंधी राहों पे मिले एक नया ख्वाब, एक नया। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और सख्त। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? Choose the best. Choose Grey. Gree, making life better. कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। This summer, Omo brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omo love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. भाई, आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की होगी। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने हैं ये बच्चे। घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। जिंदगी के हर रोल में मैंने बढ़ाया अपना लेवल और अब तुम्हारी बारी है। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ। कोला नेक्स्ट, द रियल नेक्स्ट लेवल कोला। खुशियाँ शेयरिंग से है, खुशियाँ प्यार से है। खुशियाँ एक होने से है और रिश्तों में खुशियाँ जैज से है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मशरिक़ वस्ता के हालात के हवाले से आपने ब्रेक से पहले बात की। जिस तरह के हालात अब पैदा होने जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में जैसे बड़ी ये पूरी पाकिस्तान पे इसके पाकिस्तान पे बराह रास्त पाकिस्तान दरमियान में है, पाकिस्तान दरमियान में है इस वक्त। और पाकिस्तान ने किसी तरफ अपने दरवाजे बंद नहीं किए, कोई एक पोजीशनिंग नहीं दी। ठीक है, हम अमेरिका को भी एक बाइज्जत समझौता करवा के यहाँ से वो खुद जाना चाह रहे हैं, तो उनको भिजवाने के लिए हम तैयार हैं। अपनी खदमात पेश की, हम बीच में सालिसी का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन मसला ये कि जिन्होंने सारे अंडे टोकरे में एक टोकरे में डाल दिए हैं, उनका क्या होगा? मोदी का क्या होगा? ठीक है, मोदी तो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना हुआ था ना ट्रंप का। ठीक है, अच्छा,
तो बात यह है कि क्या था हौदे मोदी और नमस्ते ट्रंप और क्या बकवास चल रही थी। अच्छा चलें अब आ जाएं जरा कि अब मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। ये जो सर जंग थी ना, ये सर जंग, इसमें सोवियत यूनियन पीछे खड़ा है और अमेरिका इधर खड़ा है। अब सोवियत, ये जो अरब वर्ल्ड थी पूरी, या मिडिल ईस्ट कह लें, जो भी कहें, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। सबसे पहले तो यहां पर जो उनके मेन बैठे आके अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो बैठे जब उन्होंने मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उलट दिया CIA ने ईरान में, और रजा शाह पहलवी को बिठा दिया लाके। और सोवियत यूनियन के साथ जो है वो चले गए जमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, जमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने कम्युनिज्म सोशलिज्म का नारा लगाया और साथ ही उन्होंने अरब कौम परस्ती का नारा लगाया, और साथ ही वो मकबूल हो गए हर तरफ अरब वर्ल्ड में। खासतौर पे जब सुइस कैनाल का बुरान हुआ, बरतानिया को पीछे हटना पड़ा, बाकी मुल्कों को, तो उनकी वाह वाह हो गई पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर, हीरो। अच्छा, लेकिन इस दौरान जो अरब वर्ल्ड थी उसके अंदर ये हुआ कि सऊदी अरब के जो बादशाह, सऊदी अरब रॉयल फैमिली में झगड़ा हुआ, पहले भी बात कर चुके हैं, शाह फैसल के बड़े भाई शाह सऊद, वो जो बाहर गए तो उन्होंने पनाह ले ली जाके मिस्र के अंदर। वो इतने मकबूल थे कि सऊदी अरब का बादशाह जो है वो उसने जाके वहां पे, शाह सऊद ने, जो कि शाह सुलेमान के बड़े भाई, और तो एक शाह फैसल आए उसके बाद, तो शाह फैसल और जमाल अब्दुल नासिर की आपस में शदीद किस्म की नाराजगी पैदा हो गई। ठीक। और वो मरते दम तक रही। शाह फैसल जमाल अब्दुल नासिर के जनाजे में नहीं गए। दुनिया भर के लीडर्स आए, तारीखी जनाजा था, जमाल अब्दुल नासिर का, शाह फैसल नहीं गए उसमें। अब क्या हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर के सोवियत यूनियन के साथ, और उधर साथ ही सोवियत यूनियन के साथ जनाब ये जो बाथ पार्टी आई ना, बाथ पार्टी जनाब, ये शाम के अंदर उन्होंने उड़ाया, बाथ पार्टी ने फौजी एक बगावत हुई, दूसरी हुई, फिर हाफिजुल असद आ गए, खुद आ गए। ठीक है, ये बाथ पार्टी आ गई। फिर उसके बाद जनाब कर्नल गद्दाफी आ गए। ठीक है, सोशलिज्म कम्युनिज्म, ये इस तरह से ब्लॉक बन गया। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे ज्यादा नारा लगाया, क्योंकि इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने नारा लगा दिया फलस्तीनियों का। और फलस्तीनियों का नारा लगाया तो उस वक्त जो अल-फतह मूवमेंट थी, जिसको यासिर अरफात चला रहे थे, जो हाई जैकिंग्स और ये और सारा दुनिया भर में जो कुछ हुआ, वो सोवियत यूनियन साथ था उनके। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो इजराइल के खिलाफ वो भी, तो उसको पीछे था, तो काम हो रहा था ना सारा। तो ये KGB और CIA की ये जंग चल रही है। लेकिन ये उस वक्त इसमें बदमज़गी पैदा हुई जब एहसास हुआ अमेरिकन को कि सिर्फ शाह ईरान से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा फिर सऊदी अरब पे भी हाथ रखा। उनको पता नाराजगी है शाह फैसल की जमाल अब्दुल नासिर से, तो खामोशी से उन्होंने, लेकिन शाह फैसल अमेरिका के साथ नहीं गए, अमेरिका के साथ नहीं थे, लेकिन वो उनको पता था नाराजगी, तो वो थोड़ा सा रखते शाह ईरान को ही थे, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि शाह फैसल की जो नाराजगी, कहीं से अरब मुल्क मिल जाएं, अरब मुल्क नहीं मिल रहे थे। अब जनाब क्या हुआ कि जब ये 67 की जंग हार गया मिस्र, जमाल अब्दुल नासिर की शिकस्त हुई, तो जमाल अब्दुल नासिर उसके बाद एकदम डाउन हुए। और फिर उसके बाद वो उन्होंने भी कहा कि ये रॉजर प्लान को सोवियत यूनियन, क्योंकि जंग ऐसी जगह चली गई थी कि खुद सोवियत यूनियन सामने नहीं आना चाह रहा था, पीछे बैठ के सपोर्ट कर रहा था। धमाके हो रहे हैं, हुकूमतें गिर रही हैं, बहुत कुछ होगा इस दौरान। मैं करंट सिचुएशन में आना चाह रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि वो शाह फैसल, जो जमाल अब्दुल नासिर ने समिट वगैरह कॉल की, आपको याद होगा कि ये OIC का हम जिक्र कर चुके हैं, ये रबात में बनी, ठीक है ना, अफ्रीका में, रबात मोरक्को में, वहां बनी। OIC बात नहीं बनी। उसके बाद अरब लीग बनानी पड़ी, फिर अरब लीग में भी बात नहीं बनी, क्योंकि वो आधे अरब तो सोवियत यूनियन के साथ, अरब लीग भी ठुस हो गई। फिर GCC बनी, बहरहाल। लेकिन ये हुआ कि जमाल अब्दुल नासिर का फिर उसी हार्टफेल हुआ, जो एक समिट वो अटेंड कर रहे थे, उसके बाद वो चले गए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस दौरान एक तब्दीली आई कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी सामने आई, जो कि सोशलिज्म का नारा लगा रही थी, इस्लामी सोशलिज्म। अच्छा, इस्लामी सोशलिज्म तो साथ उनके वो आप देखें कि जब पीपल्स पार्टी वो करवाती है तो उसमें कर्नल गद्दाफी भी हैं, तो शाह फैसल भी हैं, तो यासिर अरफात भी हैं, तो ये सारे हाफिजुल्लाह। और फिर जब ख़त्म होती है हुकूमत, तो उनके जो
साहबजादे हैं दोनों जो जुल्फ़िकार बनाते हैं, तो वो लिबिया जाते हैं या जाते हैं शाम या वो जाते हैं उन मुल्कों में जहाँ पर बात पार्टी है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक वापस आके सवाल। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि अब इस जो मौजूदा करंट सूरत हाल है ना, इसमें अच्छा तुर्की उस वक्त फंसा हुआ अपने अंदर उनकी बगावतें हो रही हैं, तुर्क एक हुकूमत गिर गई, दूसरी एर्दोगान है नहीं, वो अंदर ही अंदर चल रहा है, इधर उधर तुर्की कमजोर है, चाइना सो रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन के साथ थे, तो इसलिए आपको फिर एक खास लम्हे पे वक्त ऐसा आता है कि जब आपको यासिर अरफात का झुकाव नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान वो जहाज में चला गया अफगानिस्तान के साथ ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, तो फिर आपको यासिर अरफात इंडिया में नजर आती हैं। ठीक है, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। अब सूरत हाल क्या बनने जा रही है? अब मोदी कहाँ खड़े हैं? ये जो होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट कहें या इसको जो भी नाम दे, बहुत बड़ा खित्ता है। अब ट्रम्प और अमेरिका की वीकनेसेस के बाद जो वहां पे मुजाहरे हो रहे हैं, मोदी का क्या बनेगा? ठीक है, हालात किस तरफ जा रहे हैं, आपसे मज़ीद आप जो मर्जी सवाल कर लें, इसका खात्मा जो है ना सवाल का, वो मोदी पे ही होगा जी। आप पाकिस्तान की अदालत के इमरान खान से शुरू करके आप पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ, कहीं खत्म जवाब जो है ना मोदी पे ही होगा। मोदी पे होगा, ठीक है, आपसे मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। बाकी शहरों के रिहायशी अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. This summer, Omar brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji, presenting Omar love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे?
तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और सख्त। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। रंग सारे 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 आंखों की जमीन पे है खिले, संग तारे 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 सौंधी सौंधी राहों पे मिले। एक नया ख्वाब, एक नया। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ ज़ोम 4G। Wait, अब no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनी ग्लो will never go। चाहे आप हो कहीं भी, अपने बैंक के डिजिटल चैनल्स यानी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसे मुफ्त और महफूज जरिए से पूरा इख्तियार पाएं। एक क्लिक से अपने चाहने वालों को पाकिस्तान बआसानी रकम भिजवाएं, जिसे वो मारूफ बैंकों के जरिए फौरी हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट पर रकम हासिल करने पर मिले हर $100 पर ₹200 का फ्री एयर टाइम। जब मुल्क से है प्यार, हुंडी हवाला से करें इनकार। पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। भाई आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की होगी। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने ये बच्चे, घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। Choose the best. Choose Grey. Grey, making life better. K&N's free home delivery. ऑर्डर के लिए कॉल करें 0800 11156। क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। सेफ एंड हेल्दी चिकन डिलीवर्ड। पाकिस्तान, ये वक्त मुश्किल है तो क्या, चलो मिलकर बोझ उठाते हैं। ये नए दौर की मुसीबत है तो क्या, हम इसे अपनी तारीख दिखाते हैं। इस वक्त हाथों में हाथ नहीं तो क्या, चलो दिल का रिश्ता निभाते हैं। आओ साथ मिलकर हम इस आफत को हराते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर लगे ठा करके। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मुगल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। तपाल दानेदार, दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे, तुम, मैं और एक कप चाय। तपाल दानेदार। क्या दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा लेवल क्या है? जिंदगी के हर रोल में मैंने बढ़ाया अपना लेवल और अब तुम्हारी बारी है। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ। कोला नेक्स्ट, द रियल नेक्स्ट लेवल कोला। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी?
इस समर ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। अब इनका नाश्ता है डिलाइन, कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत। अब मंडे हो या संडे, ये रहे फुल डे एक्टिव। K&N's Deline। Wait, अब no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। ए छोटा पैकेट, इधर आ, नाम बताओ। निदा। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की ताकत आप उसे देती हैं, वो उसकी स्माइल में झलकती है और इस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहां? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहां है ऑरेंज और कॉफी? इस समर ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। K&N's Pizzetta mini pizza with tikka topping. K&N's Bakery. This summer, Omor brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance filled love emoji. Presenting Omor love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. Choose the best. Choose Grey. Gree, making life better. वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, एक जो महाजरा है चाइना और भारत के बीच में इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार आने वाले दिनों में होगा? और क्या पाकिस्तान पे इसके क्या कोई अहम तरीन ये जो आज पूरे अमेरिका में आपको मनाजिर नजर आ रहे हैं जी, आग लगी हुई सड़कों पे और पथराव हो रहा है और दुकान, इसको कहते हैं मकाफात अमल या कर्मा। ये सारे वो मनाजिर हैं जो CIA के दूसरे मुल्कों में करवाती रही है। उनके लीडर्स के कत्ल, चाहे आप जनूबी अमेरिका से शुरू करें, मशरिक वस्ता में आ जाएं, और मशरिक वस्ता को जहां छोड़ के पीछे, असल मसला ही कि जहां छोड़ के पीछे हट गया है। लेबनान के अंदर इस वक्त कौन हुकूमत कर रहा है किसी को नहीं पता। इराक में कौन कर रहा है। लोग कोविड से बाहर आ रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे आने वाले दिनों में जो कुछ हो रहा है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, एक तो फिर दोबारा मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये जो करंट सेटअप है, ये जो भी पाकिस्तान का निज़ाम उन असूलों पे रख के तय हुआ था, वो असूल जमहूरियत रहेगी, वो असूल खत्म हो जाएंगे और खत्म हो रहे हैं। भाई अमेरिका की बात, अमेरिकी ट्रंप की बातें नहीं सुन रहे आप। क्या जेरेड कृष्णर और फलाना और डिमाकना और वो जो है वो कॉन्डीजा राइस, वो खत्म हो गए, दिन गए, और उसके साथ तो सेटअप भी गए सारे ह्यूमन राइट को। ये अमेरिका है सड़कों पे, ये वो काम है जिसको वो खुद करवाते रहे हैं पूरी दुनिया में। अब बात ये कर दो, फलां कर दो, अदलिया वाली चलवा दो, ये चलवा दो, फलाने को फांसी लगवा दो, फलाने को जो है वो बम धमाके में उड़ा दो, किसी को ये कर दो, वो कर दो, पूरी दुनिया में करते रहे। और जैसे सोवियत यूनियन के खिलाफ जब हम इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, अमेरिका के साथ थे, सोवियत यूनियन उधर से निकलता है तो साथ ही उनको एहसास हो रहा है कि एक मिनट सोवियत यूनियन खत्म हो गया, अब क्या करें। तो अब जनाब सद्दाम हुसैन को आग मारी, सद्दाम हुसैन कहता आखिर तक चीखता रह गया, तो मुझे अमेरिकियों ने कहा कि कोई तो हमला करो, कोई तो हमला हुआ, खुद आके बैठ गए। पहली खलीजी जंग, ठीक है ना। उस वक्त कौन सी अलकायदा थी, उस वक्त कौन सी क्या था, कुछ भी नहीं था ना, खुद बैठ गया आके। किसको हम बचाएंगे, सऊदी अरब को, ये आ गया सद्दाम हुसैन को आपस में लड़वा दिया। उसके बाद लेके अब तक आज की सूरत, अच्छा इससे अब अरब ममालिक मशरिक वस्ता के मुल्क कैसे निकलेंगे, क्योंकि उसमें तुर्की नहीं था। इन्होंने भी बैलेंस लाइन ली, अरब ममालिक ने भी पिछले चंद महीनों के या सालों के दौरान के डील ऑफ द सेंचुरी भी गई ना। इजराइल चाइना से मदद मांग रहा है। इस वक्त एक ही पागल आदमी है दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप की सुन रहा है, उसका नाम है मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन नहीं सुन रहा है उसकी बात जी।
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। आप सत्तर साल से हमने मिलकर सेहत और सफाई की अच्छी आदतें अपनाई हैं। इस वक्त का तकाजा है कि हम इन आदतों को बरकरार रखें। अपने हाथों को बाकायदगी से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर लगे ठा करके। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहां? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहां है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। तुम्हारी मीटिंग? ये मीटिंग भी तो जरूरी है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। कोरोना मजीद 2 मसीहाओं की जान ले गया। एक रोज में रिकॉर्ड 88